तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा यहाँ पे है दैट इज गोइंग टू बी योर प्रेडिक्शन ऑफ ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक। तो ग्रुप पीरियड और ब्लॉक को आप प्रेडिक्ट करना सिखाऊंगा मैं आपको। कोई भी एलिमेंट दे रखा होगा आपको उसका एटॉमिक नंबर दे रखा होगा या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी होगी, और उस कॉन्फ़िगरेशन या एटॉमिक नंबर से आप कैसे पता करोगे कि ये एलिमेंट किस पर्टिकुलर पीरियड या किस पर्टिकुलर ग्रुप या किस ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर आपको एटॉमिक नंबर मेंशन्ड है किसी भी एलिमेंट का, तो पहली चीज जो आप करोगे दैट विल बी राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज पर अबाव प्रिंसिपल, दैट इज ns n-2f n-1d np। राइट, स्टार्टिंग से ही मैंने आपको बोला था कि आपको ये याद रखना है। उसके बाद जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिख ली, अब जो हमारे पास यहाँ पे n है, n की जो वैल्यू होगी वही हमारे पीरियड को रिप्रेजेंट करेगी, वो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो पीरियड आप प्रेडिक्ट करोगे n की वैल्यू से। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 1s है तो 1 पीरियड आएगा, या हमारे पास यहाँ पे 3s है, यहाँ पे हमारे पास 3p है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी n की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इट मीन्स एलिमेंट जो है वो थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है। सिमिलरली n की वैल्यू 1 से लेके 6 तक हो सकती है। अभी n-2 की वैल्यू अगर मेरे पास यहाँ पे 4 के बराबर है तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6, इसका मतलब 6th पीरियड को बिलोंग करता है। नाउ हमारे पास 3 ब्लॉक्स हैं जिनकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। f ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सिंपल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, जैसे ही आपने देखा कि f सब शेल में इलेक्ट्रॉन गया है वैसे ही आप बोलोगे कि f ब्लॉक का एलिमेंट है। राइट, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमारे पास f सब शेल में इलेक्ट्रॉन गया तो ये f ब्लॉक का एलिमेंट है। राइट, हमारे पास f सब शेल में अगर इलेक्ट्रॉन गया तो एलिमेंट बिलोंग करेगा किसको, f ब्लॉक को। यहाँ पे एक्सेप्शन थ्योरम का है कि यहाँ पे f सब शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ध्यान रखनी होगी। फिर तो यहाँ पे अगर मैं s p और d ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूँ, s p और d ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूँ, तो पीरियड नंबर तीनों का n की वैल्यू से डिसाइड होगा। अब आते हैं ग्रुप नंबर पे। तो ग्रुप नंबर डिसाइड करने का तरीका तीनों में डिफरेंट है। s ब्लॉक में आप देखते हो अगर ns1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप हो जाता है। सिमिलरली हमारे पास ns2 अगर है तो वो हमारे पास सेकेंड ग्रुप हो जाएगा। राइट, जैसे मेरे पास है लिथियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है ये हमारे पास सेकंड को बिलोंग करता है, तो इसमें हमारे पास 2s1 आ जाता है। इसी तरह मेरे पास सोडियम है, 11 एटॉमिक नंबर है, तो इसमें हमारे पास 3s1 आ जाता है। राइट, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास ns की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, ns1। इसका मतलब ये सेकेंड पीरियड को बिलोंग करता है, और s1 का मतलब यहाँ पे हो गया कि ये फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करता है। इसी तरह मेरे पास बेरिलियम है, 2 एटॉमिक नंबर है इसका। राइट, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास 2s2 हो जाएगी। मैग्नीशियम है मेरे पास, कैल्शियम है, तो ये 3s2 हो जाएगा मैग्नीशियम के लिए। कैल्शियम है मेरे पास, इसका 4s2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 4s2 का मतलब हो गया कि ये बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब हो गया ns2, मतलब ये सेकेंड जो हमारे पास ग्रुप है उसको बिलोंग करता है। तो ns1 हमारे पास हो गया फर्स्ट ग्रुप, ns2 हो गया हमारे पास सेकेंड ग्रुप। ये तो हो गया एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास आ जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर आपको ग्रुप नंबर देखना है तो आपको देखना है उनकी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ns2 np 1 to 6। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ns में जितने इलेक्ट्रॉन्स है और np में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उनको ऐड करना है, प्लस उसमें 10 ऐड कर देना है। तो 10 प्लस इलेक्ट्रॉन्स इन ns प्लस np, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसमें 10 ऐड कर दोगे तो यहाँ से आपका ग्रुप नंबर निकल के आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ हमारे गैलियम की। राइट, इसका एटॉमिक नंबर होता है 31। अब गैलियम का एटॉमिक नंबर 31 है और ये बिलोंग करता है आपके, गैलियम किसको बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है आपके n = 4 को। तो इसमें हमारे पास 4s2 और 4s2 क्या आ जाएगा यहाँ पे। बोरॉन का क्या होता था, बोरॉन का होता था हमारे पास 2s2 2p1, तो यहाँ पे हमारे पास 4p1 आ जाएगा। तो 4s2 4p1 यहाँ पे आप देख भी सकते हो, हमने किया था ये पी ब्लॉक में जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे थे गैलियम का। तो यहाँ पे आपका गैलियम है 4s2 4p1। राइट, ये रहा आपका 4s2 4p1। सो दिस इज योर गैलियम। इसका जो हमारे पास वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 4s2 4p1। अब n की वैल्यू से आप पहले पीरियड देखोगे तो n4 है तो हमारे पास 4th पीरियड आ जाएगा। अब आप देखोगे यहाँ पे 10 प्लस ns और np में इलेक्ट्रॉन्स, ns में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है और np में हमारे पास
एक इलेक्ट्रॉन है तो ये हमारे पास 13 आ गया, मतलब 13th ग्रुप को ये बिलोंग करता है। तो 4th पीरियड और 13th ग्रुप को ये बिलोंग करता है। तो ये था हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, कैसे देखेंगे। इसके बाद हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास n-1d और ns में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या होती थी, n-1d 1 to 10 होती थी और ns 0 to 2 ये होती थी इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपली इन दोनों में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ऐड कर देना है, वही आपका क्या आ जाएगा, ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर। एज यू ऑलरेडी नो कि हमारे पास n की वैल्यू पे डिपेंड करता है। नाउ एग्जाम्पल में इसमें अगर लूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे कैडमियम है, राइट। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है कैडमियम का, इसका जो एटॉमिक नंबर हमारा यहाँ पे है दैट इज 48 एटॉमिक नंबर है कैडमियम का, राइट। अब मैंने कैसे निकाला ये, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। जिंक का कितना होता है एटॉमिक नंबर 30। अब जा रहे हो आप किस में, आप जा रहे हो यहाँ से 4th से 5th में जा रहे हो आप। तो आप क्या करोगे, 18 ऐड करोगे, तो यहाँ पे 18 ऐड करोगे तो ये 48 आ जाएगा, राइट। 48 यहाँ पे आपका कैडमियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा जब आप इसमें 18 ऐड करोगे। तो यही मैंने किया कि कैडमियम का एटॉमिक नंबर आपका कितना है, 48। अब इसका जो नोबल गैस कोर ऊपर वाला आता है कैडमियम का, दैट इज योर क्रिप्टॉन 36। अब ये बिलोंग करता है आपका कैडमियम किसको, n = 5 को बिलोंग करता है ये। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 5 - 1d दैट इज 4d और 5s। अब यहाँ पे मुझे 48 करना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, पहले 5s में डालूंगा, फिर 4d में डालूंगा। तो 5s में 2 ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 48, और 4d में मेरे पास यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैडमियम का होता है। अब मुझे क्या करना है, इसका ग्रुप और पीरियड प्रेडिक्ट करना है। तो n की वैल्यू यहाँ पे आप देखो, तो n की वैल्यू हमारे पास, आप बोलोगे 4, लेकिन वो 4 नहीं है, वो n-1 जो है वो 4 के बराबर है। तो n 5 है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, यहाँ पे n हमारे पास 5 है फ्रॉम 5s, राइट। n क्या होता है, हाइस्ट वैल्यू किसकी, शेल की, और वो हमारे पास यहाँ कौन सी है, 5s सब शेल जो है वो हाईएस्ट है, ना कि 4d, राइट। तो n-1 4 से आप n की वैल्यू निकाल सकते हो या डायरेक्टली 5s से देख सकते हो। तो ये हमारे पास 5th पीरियड है, 5th पीरियड को बिलोंग करता है। और अगर मैं बात करूँ आपके कैडमियम की, इसका ग्रुप नंबर आपको प्रेडिक्ट करना है। तो मैंने आपको बोला n-1d और ns में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमारे पास n-1d में 10 है और ns में हमारे पास 2 है। तो ये हमारे पास 12th ग्रुप आ जाएगा। अब आप देख भी सकते हो कि कैडमियम 12th ग्रुप को बिलोंग करता है या नहीं करता। ये मेरे पास है कैडमियम, राइट। ये आपका ग्रुप नंबर इसका हो गया 12th, और पीरियड नंबर इसका हो गया यहाँ पे हमारा पीरियड नंबर n5, राइट। सो दिस वाज योर प्रेडिक्शन ऑफ पीरियड और ग्रुप आप कैसे प्रेडिक्ट करते हो। और लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस वाले सबशेल में जाएगा उसी का वो एलिमेंट हो जाएगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में गया, 5s में नहीं, पहले 5s में गया फिर 4d में गया। तो इसका हमारे पास जो ब्लॉक है वो 4d हो जाएगा, राइट। p ब्लॉक में np में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो वो p ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाते हैं, और s ब्लॉक एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन s सबशेल में एंटर करता है तो वो हमारे पास s ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। तो ये था आपका प्रेडिक्शन ऑफ ग्रुप एंड पीरियड। नाउ हम यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं, इनके क्या करेंगे, ग्रुप्स और पीरियड्स को प्रेडिक्ट करेंगे। अब मेरे पास यहाँ पे Z117 आता है। अब Z117 का मुझे ग्रुप और पीरियड प्रेडिक्ट करना है। तो Z117 क्या है, हमारे पास एक एक्टिनाइड है, और एक्टिनाइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है कैसे लिखते हो आप, NS, N-2F, N-1d और Np, ठीक। अब 117 जो है हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट है 118 उससे पहले वाला एक एलिमेंट है, राइट। तो हमारे पास जो एक्टिनाइड्स है ये किस पीरियड में होते हैं, एक्टिनाइड्स आपके F ब्लॉक एलिमेंट्स है और ये आपके N7 यानी कि लास्ट पीरियड के एलिमेंट्स है, राइट। अब अगर ये लास्ट पीरियड के एलिमेंट्स है तो पीरियड तो आपने यहीं से बोल दिया, राइट। अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इसको कंफर्म भी कर सकते हो। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे NS, N-2F, N-1d और यहाँ पे Np। यहाँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ या मैं नोबल गैस कोर से लिख सकता हूँ, बेटर यही रहेगा कि मैं नोबल गैस कोर लिखूँ, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास Z117 का जो ऊपर वाला नोबल गैस कोर है दैट इज रेडॉन, जो हमारे पास 6th पीरियड की लास्ट नोबल गैस है। तो रेडॉन 86, राइट, ये हो जाएगा। इसके बाद मेरे पास ये F ब्लॉक एलिमेंट है तो इसका मैं लिखूंगा डायरेक्टली कैसे, F ब्लॉक एलिमेंट है तो इसमें मैं लिखूंगा
जो मेरे पास यहाँ पे एफ ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते थे n-2f n-1d np, ठीक है। या तो मैं ऐसे लिखूंगा या इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट था हमारा यहाँ पे, वो था n-2f को पहले लिखते हैं, फिर n-1d, फिर ns को लिखते हैं। तो बेटर है कि मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, यहाँ पे मैं लिखूँ, पहले मैंने लिखा क्या, नोबल गैस कोर, अब मैं लिखूंगा यहाँ पे ns। तो हमारे पास 7s 5f और 7-160 और 7p ये हो जाएगा, राइट। अब मुझे इसका क्या लिखना है, 117 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल करने हैं। 86 ऑलरेडी हो गए हैं बिकॉज ऑफ रेडॉन, दैट इज योर नोबल गैस कोर। अब बाकी इलेक्ट्रॉन्स इनमें जाएंगे, तो पहले 7s में जाएगा एज पर अबव प्रिंसिपल जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, राइट। अब 86 7s में 2 जाएंगे, हो गए 88। अब इसमें जाएंगे 14, ये हो जाएंगे 102, राइट। 102 हो जाएंगे, हाँ 102 हो जाएंगे। अभी मुझे और कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं 17 तक जाने के लिए, दैट इज योर 15। तो इसमें 10 जाएंगे, ये हमारे पास 112 हो जाएंगे। अब इसमें 3 जाएंगे तो 7p3। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, दैट इज योर लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका गया है किस में, एक सेकेंड आप रुको, 5f 14 60 10 और 7p3। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पे ग्रुप और पीरियड प्रेडिक्ट करना था। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग लास्ट अब छोड़ो, एन की वैल्यू यहाँ पे आप देखो, एन की वैल्यू क्या आ रही है, एन की वैल्यू यहाँ पे आ रही है हमारे पास 7 निकल के। अब एन की वैल्यू 7 निकल के आ रही है, वो मैंने आपको पहले ही बोला था, यहाँ आपने ऐसे भी कर लिया, राइट। इससे नोबल गैस कोर और ns n-2f n-1d np से, तो एन की वैल्यू आपके पास 7 आ गई, मतलब ये 7th पीरियड का है। इसी तरह हमारे पास अब मुझे क्या करना है, इसका ब्लॉक प्रेडिक्ट करना है कि कौन सा ब्लॉक है, राइट। तो आप इसका ब्लॉक प्रेडिक्ट करोगे कौन सा ब्लॉक है, तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, पी में, ना कि एफ में। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि ये एक्टिनॉइड है, तो ये एक्टिनॉइड नहीं है, राइट। वो मेरे से मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर 5f में जाता तब मैं इसको बोलता कि ये लेंथेनॉइड है, एक्टिनॉइड है। गया कहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन, पी सबशेल में गया है। इसका मतलब ये हमारे पास किस ग्रुप का एलिमेंट है, इट इज़ अ पी ब्लॉक एलिमेंट, राइट। ये हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट है, राइट। अब मुझे इसका क्या करना है, ग्रुप प्रेडिक्ट करना है, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप हम करते हैं ns n- जो हमारे पास ns np उनके इलेक्ट्रॉन्स, और उसमें हम ऐड करते हैं 10। ns में कितने हैं, 2, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ns और np में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसमें आप 10 ऐड कर दोगे, वो हमारे पास ग्रुप नंबर आ जाएगा। तो 10 प्लस ns में 2 है, np दैट इज 7p में 3 है, ये हमारे पास 15 आएगा, मतलब ये 15th ग्रुप है। अब यहाँ से मैंने क्या सीखा कि मुझे 117 एटॉमिक नंबर नहीं पता था ये कौन से ग्रुप और पीरियड का एलिमेंट है। मैंने खुद जनरल नॉलेज से बोला कि ये हमारे पास लेंथेनॉइड है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 117 मुझे ऐसा लगा। लेकिन जब मैंने ये रूल जो मैंने आपको पढ़ाए थे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और ग्रुप और पीरियड नंबर कैसे लिखते हैं, इसके थ्रू क्रॉस चेक किया, तो जो मैंने बोला था वो मैंने खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट यहाँ पे कर दिया। तो मेरे पास यहाँ पे 7th पीरियड और 15 ग्रुप का एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट, इसी को हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 117, तो आप खुद देख लो, ये हमारे पास क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, हमारे पास 7th पीरियड का एलिमेंट है, और ग्रुप नंबर जो है इसका क्या है, ग्रुप नंबर इसका हमारे पास यहाँ पे कितना है, इसका ग्रुप नंबर हमारे पास यहाँ पे 17th ग्रुप है। हमारा क्या ग्रुप आया था उधर, ग्रुप नंबर 17, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रुप आया था 7s117। एक सेकंड, हम उसको फिर से एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, शायद कहीं पे गलती हुई है। तो ns यहाँ पे मैंने नोबल गैस को रेडॉन लिखा था, ये 2, ये हो गया 86, ये हमारे पास 14 इसमें हो गए, ये हो गया हमारे पास 88, और ये हमारे पास 10 हो गए 98 102, ये हो गया हमारे पास 102, और हो गए 112, और यहाँ पे हमारे 7p में, सॉरी यहाँ पे 5 आ जाएंगे, राइट। 7p में यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो 86 और 2 हो गए 88, प्लस 14 करोगे तो ये 102 आएगा, प्लस 10 करोगे तो ये हमारे पास 112 आएगा। अभी हमें चाहिए 117, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ना कि 3। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रुप नंबर जो निकल के आएगा दैट विल बी योर 10 + 2, और np में कितने हैं 5, दैट इज योर 17th ग्रुप, ये हमारे पास आ जाएगा। हमारे पास 17th ग्रुप यहाँ पे है, और 7th पीरियड है, और पी ब्लॉक एलिमेंट है, जैसा कि आपने अभी पीरियोडिक टेबल में
देखा था, राइट। ये आप देख लो 117 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर है ये आपका पीरियड नंबर यहाँ पे है कौन सा, N7, और ये हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट है। ग्रुप नंबर इसका क्या है, 17। सो होप आपको ग्रुप और पीरियड प्रेडिक्ट करना यहाँ पे समझ में आया होगा, राइट। सो अब हम यहाँ पे एक और एलिमेंट है जो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसको भी आप एक बार देख लो, इसका क्या ग्रुप और पीरियड आएगा, राइट। हमारे पास 120 है और 114 है। मैं 114 करूँगा, आप 1114 खुद कर लेना। तो 114 में मुझे क्या करना है, नोबल गैस कोर में नियर वाला लूँगा कितना, ये हमारे पास ऑब्वियसली 114 है, तो ये लास्ट पीरियड का एलिमेंट होगा। तो डायरेक्टली मैंने बोल दिया N7 है, इसको क्रॉस चेक करते हैं। आर्गॉन 86, उसके बाद मेरे पास NS, दैट इज़ योर, हमारे पास N की वैल्यू 7S है, 5F है, 6D, फिर यहाँ पे हमारे पास 7P आ जाएगा। अब मेरे पास 86 यहाँ पे आर्गॉन के आगे 114 तक जाना है मुझे, तो ये 88 हो गया। यहाँ पे 14 डाला तो 102 हो गया, यहाँ पे 10 डाला 112 हो गया, यहाँ पे 2 डाले तो ये हो गया 114। अब यहाँ से आप देखो पीरियड, तो N की वैल्यू यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे हमारे पास 7th पीरियड का एलिमेंट है ये। लास्ट इलेक्ट्रॉन P सबसेल में गया है, तो P ब्लॉक का है, ब्लॉक इसका P है। और ग्रुप आप चेक करोगे P ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, NS और NP में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, +10। NS में हमारे पास 2 है, NP में हमारे पास 2 है, और 10 आप इसमें ऐड कर दोगे, ये 14th ग्रुप आएगा। आप फिर से इसको क्रॉस चेक कर लो, तो 7th पीरियड, 14th ग्रुप और P ब्लॉक। तो ये हमारे पास 14th ग्रुप है, 114 एटॉमिक नंबर, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि 114 जो है हमारे पास, ये यहाँ पे बिलोंग करता है 14th ग्रुप को, P ब्लॉक एलिमेंट, और पीरियड क्या है इसका, 7 है। सो नाउ ये 120 वाला आप खुद एक बार प्रैक्टिस कर लोगे। नाउ हमारे पास आ जाता है जो हमारे पास सुपर हैवी एलिमेंट्स है जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है, इनका IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं 0 से लेके 9 तक, इनके लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं और सफिक्स लगाते हैं हम लास्ट में EM। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप ये याद रखो, 0 के लिए हम यूज़ करते हैं प्रीफिक्स निल, 1 के लिए यूज़ किया जाता है प्रीफिक्स अन, 2 के लिए यूज़ किया जाता है प्रीफिक्स बाई, 3 के लिए यूज़ किया जाता है प्रीफिक्स ट्राई, 4 के लिए यूज़ किया जाता है आपका प्रीफिक्स क्वाड। तो आपको पहले से ही पता होगा, 2 के लिए बाई यूज़ करते हैं, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए यूज़ करते हैं पेंट, 6 के लिए यूज़ करते हैं हेक्स, 7 के लिए यूज़ करते हैं हेप्ट, बट यहाँ पे हम सेप्ट यूज़ करते हैं, नॉट हेप्ट। 8 के लिए यूज़ करते हैं ऑक्ट, 9 के लिए यूज़ करते हैं एन। तो 2 नई चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिली हैं जो आपके लिए शायद नई होंगी, एक तो 7 के लिए सेप्ट और 9 के लिए एन, और 0 के लिए निल, बाकी तो, और 1 के लिए अन, बाकी ऑलमोस्ट आपको पता ही होती है। 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए होता है सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट होता है आपको पता है, 9 के लिए यूज़ करते हैं अन, और 0 के लिए यूज़ करते हैं निल। और EM हम लास्ट में हर किसी को लगाते हैं, क्या सफिक्स हम लास्ट में हर किसी को EM लगाते हैं, राइट। तो अब मेरे पास जैसे एक एलिमेंट, इसका एटॉमिक नंबर 101 है, मुझे इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखना है, IUPAC नाम इसका हमें यहाँ पे लिखना है। तो इसका हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर 101। 1 के लिए प्रीफिक्स क्या यूज़ करते हैं, पहले हमेशा जो IUPAC नॉमेनक्लेचर होता है उसमें पहले प्रीफिक्स आता है, लास्ट में सफिक्स आता है, और सफिक्स आप जो भी नाम लिखोगे उसके लिए आप यूज़ करोगे EM। अब बचता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स हम यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। तो प्रीफिक्स हमारे पास 101 के लिए यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ, ये मेरा प्रीफिक्स है, और यहाँ पे मेरे पास सफिक्स है। सफिक्स में हर जगह क्या यूज़ करूँगा, EM, हर जगह मैं सफिक्स यूज़ करूँगा आपका EM। तो अब मेरे पास यहाँ पे 101, 1 के लिए यूज़ करते हैं प्रीफिक्स हम क्या, 1 के लिए यूज़ करते हैं अन, 0 के लिए यूज़ करते हैं हम निल, 1 के लिए अगेन यूज़ करते हैं प्रीफिक्स, फिर 1 है तो अन, तो अन निल अन EM इसका IUPAC नेम आ जाएगा, ठीक है। ये आपको EM दूर नहीं लिखना, ये आपको इसी के साथ यहाँ पे लिख देना है, अन निल EM इसका IUPAC नेम आएगा। सिमिलरली 102 के लिए हमारे पास जो IUPAC नेम आएगा, इसको मैं अलग से यहाँ पे लिखूँ, तो 102 के लिए 1 के लिए प्रीफिक्स क्या है हमारा,
अन, 2 0 के लिए क्या है nil, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 के लिए हमारे पास क्या आता है प्रीफिक्स बाई, तो हमारे पास यहाँ पे हम लिखेंगे बाई और लास्ट में सफिक्स हमारे पास क्या आ जाएगा em। इसी तरह हमारे पास 103 है, 1 के लिए यूज करेंगे अन, 0 के लिए यूज करेंगे nil, 3 के लिए यूज करते हैं ट्राई, तो यहाँ पे आ जाएगा अन nil ट्राई em, राइट। इसी तरह हमारे पास 104 है, इसका क्या करेंगे अन nil, 4 के लिए क्वाड अन nil क्वाडियम। इसी तरह आप 116 का लिखोगे तो यहाँ पे हमारे पास अन हेक्सियम, अन हेक्स, 6 के लिए क्या करेंगे हेक्स। फिर हमारे पास ये है 118, राइट। 117 यहाँ पे हम लिख देते हैं एक बार फॉर 117 फॉर दिस एटॉमिक नंबर। इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे अन, 1 के लिए अगेन अन, 7 के लिए हेक्स, आप यहाँ पे 7 के लिए यहाँ पे क्या लिखते हो सेप्ट, राइट। तो 7 के लिए यहाँ पे हमारे पास सेप्ट आएगा, फिर हमारे पास आएगा em। इसी तरह हमारे पास 8 है, राइट। 8 के लिए यूज करते हो आप ऑक्ट, तो 118 का लिखेंगे हम यहाँ पे, 1 के लिए अन आएगा, 1 के लिए अन आएगा, 8 के लिए हमारे पास ऑक्ट आएगा, और ये तो हमारे हो गए सफिक्स। अब लास्ट में प्रीफिक्स क्या लिखेंगे em। इसी तरह 119 है, इसके लिए यूज करेंगे अन, 9 के लिए यूज करते हैं n, फिर लास्ट में सफिक्स em। तो ये हमारे पास जो हमारे पास सुपर हैवी एलिमेंट्स है जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है, इनका IUPAC नॉमेनक्लेचर हम ऐसे करते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखोगे, ये जो यहाँ पे मैंने 2 वॉवेल्स यूज़ किए हैं कहीं पे भी, तो 2 बार आपको यूज़ नहीं करने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया अन nil बाई em, तो यहाँ पे 2 वॉवेल्स आगे, एक आई आपको हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक ही आई आप यूज़ करोगे, ठीक है। कौन सा वाला, दोनों में से एक आई आपको यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे ये रिमूव कर दिया तो इसका नाम हो गया अन nil बाई em। इसी तरह यहाँ पे भी 2 वॉवेल्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा अन nil ट्राई em। फिर मेरे पास अन nil क्वाड, इसमें एक ही आई एम है, वो em का आई है, ठीक है। तो बाई और ट्राई में 2 आई आते हैं, तो उसकी जगह आपको एक आई यूज करना है। तो ये था आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ सुपर हैवी एलिमेंट्स। अब होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हम अपने नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके पीरियोडिक टेबल में है फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, वो अब देखते जा रहे हैं, और आपके बाकी एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बट बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिक ट्रेंड्स और पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज में हम पढ़ेंगे एक तो एटॉमिक रेडियस, राइट। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है एक टाइम इंटरवल के बाद जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है उनका रिपीट होना, इसको बोलते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स, पीरियोडिसिटी। और पीरियोडिक ट्रेंड्स होते हैं हमारे पास जब हम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं और एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, राइट, टॉप टू बॉटम जाते हैं और लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में। तो जो प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आता है इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स। और वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है जिनमें वेरिएशन आता है, जैसे कि एटॉमिक रेडियस हो गया, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी होगी, जैसे कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई, जैसे कि मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, राइट। तो ये हम यहाँ पे, और एटॉमिक रेडियस तो आपको पता ही है। तो ये हमारे पास वो ट्रेंड्स होते हैं जो हम देखते हैं। तो सबसे पहले एटॉमिक रेडियस, इसकी अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊँ एटॉमिक रेडियस की, सो इट इज़ द, यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर of the nucleus to the outermost shell of an atom, right। एक एटम है, उसका जो न्यूक्लियस है उसके सेंटर से लेके उसके आउटर मोस्ट शेल तक जो हमारे पास डिस्टेंस आती है इसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, राइट। ये हमारे पास होता है एटॉमिक रेडियस। आउटर मोस्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, उस शेल की न्यूक्लियस के सेंटर से जो डिस्टेंस होगी उसको हम बोलेंगे एटॉमिक रेडियस, RA से इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं।
अब इसमें हम देखते हैं वेरिएशंस क्या होंगी जब आप टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करोगे और जब आप अक्रॉस द पीरियड जाओगे। पहली चीज़ आपको समझनी है, जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो तो आपका n की वैल्यू क्या होती है, कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है बाय अ फैक्टर ऑफ 1। जैसे लिथियम, इसके लिए n की वैल्यू 1 है, सोडियम है, इसके लिए n की वैल्यू 2 है। n की वैल्यू हमारे पास रिप्रेजेंट करती है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ शेल। तो डाउन द ग्रुप हमारे पास क्या हो रहा है, जो एटम है इसमें क्या हो रहे हैं, हमारे पास एलिमेंट्स में जो एटम्स हैं उनके शेल्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। एक एक शेल जो है डाउन द ग्रुप ऐड हो रहा है। तो जब शेल ऐड होगा तो जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होगा उसकी डिस्टेंस क्या होगी, न्यूक्लियस से डाउन द ग्रुप बढ़ेगी। तो डाउन द ग्रुप हम यही बोलते हैं कि जो एटॉमिक रेडियस आपका होता है वो इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स। सक्सेसिवली शेल्स आपके ऐड होते हैं डाउन द ग्रुप, तो जो हमारे पास एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज करेगा। फिर आता है हमारे पास अक्रॉस द पीरियड, मतलब लेफ्ट टू राइट पीरियडिक टेबल में जब आप जाओगे एक पीरियड में राइट, तब क्या होगा। तो पीरियड में आपको पता है यहाँ पे मेरे पास लिथियम है, यहाँ पे बेरिलियम है, यहाँ पे मेरे पास बोरॉन है, यहाँ पे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन। इसका एटॉमिक नंबर लिथियम का 3 है, बेरिलियम का हमारे पास यहाँ पे 4 है, बोरॉन का 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7, 8, 9। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। बट एक पीरियड में जो n की वैल्यू है वो इसके लिए क्या है, हमारे पास n की वैल्यू 2 है, तो इसके लिए भी 2 है, इसके लिए 2 है। इसका मतलब नंबर ऑफ शेल्स क्या रह रही है, सेम रह रही है। शेल्स इंक्रीज नहीं हो रही है, बट इंक्रीज क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जब न्यूक्लियस में इंक्रीज होंगे राइट, उससे क्या होगा, जो हमारे पास ओवरऑल जो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे न्यूक्लियर पुल बढ़ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड ऑन हो रहे हैं, बट प्रोटॉन्स का भी यहाँ पे एडिशन हो रहा है न्यूक्लियस में, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो अक्रॉस द पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, उसकी वजह से आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उन पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का जो पुल है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का, वो इंक्रीज हो रहा है। अब जब शेल पे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का फोर्स बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो एटम जो उसका साइज जो है वो श्रिंक करेगा, वो न्यूक्लियस के पास खींचने की इसको कोशिश करेगा। वो प्रोटॉन जो हमारे पास बढ़ रहा है वो क्या करेगा, जो इस इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन है इसको आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है इसको न्यूक्लियस की तरफ पुल करने की कोशिश करेगा। इससे क्या होगा, जो इफेक्टिव हमारे पास रेडियस है एटम का वो डिक्रीज होगा। तो जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स देखते हैं वो इंक्रीज होती है, तो उसकी वजह से एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता है। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, उसकी वजह से जो रेडियस ऑफ एटम है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है आउटर मोस्ट शेल पे वो बढ़ रही है, उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए बढ़ रही है। तो टॉप टू बॉटम रेडियस बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में पीरियड में जाने पर जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज हो जाता है। तो पहला जो हमारे पास है अक्रॉस अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब ऊपर से नीचे आप होते हो तो नंबर ऑफ शेल्स जो है वो उनका क्या होता है, इंक्रीज होती है। तो साइज यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, साइज भी यहाँ पे हमारे पास इंक्रीज होगा, यानी कि n इंक्रीज हो रहा है तो हमारे पास यहाँ पे जो रेडियस ऑफ एटम है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। दैट इज वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस अक्रॉस अ ग्रुप। अक्रॉस अ पीरियड क्या होगा, अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब आप जाओगे तो एटॉमिक नंबर आपका बढ़ेगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, शेल सेम रह रही है, तो साइज ऑफ एटम क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो साइज ऑफ एटम यहाँ पे हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा एक कंसेप्ट शील्डिंग इफेक्ट, जो मैंने आपको आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी बताया था। तो शील्डिंग इफेक्ट सिंपली ये होता है कि हमारे पास सक्सेसिव शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। सक्सेसिव शेल्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से जो आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन है इस पे जो न्यूक्लियस का न्यूक्लियर पुल है, राइट, वो कुछ था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में, अब इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा है। तो नेट फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास आएगा वो आएगा जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है माइनस जो इस इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स, राइट, ENF, राइट। इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स या इफेक्टिव न्यूक्लियर पुल। तो आउटर इलेक्ट्रॉन पे बिकॉज ऑफ दिस शील्डिंग जो इफेक्टिव न्यूक्लियर पुल है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर पुल डिक्रीज होगा तो साइज ऑफ एटम क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसको हम बोलते हैं शील्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन या स्क्रीनिंग इफेक्टिव, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं, इसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, राइट। तो इसको या तो आप शील्डिंग इफेक्ट बोलते हो या फिर आप इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ पे बोलते हो। तो रिपल्शन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स बाय इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज शील्डिंग, राइट। अब शील्डिंग पावर जो होती है हमारे पास शेल्स की कैसी होती है, तो एस सब शेल में अगर इलेक्ट्रॉन है, राइट, अगर मेरे पास एस सब शेल में इलेक्ट्रॉन है तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स की क्या करेगा, अच्छी शील्डिंग करेगा। वहीं पे मेरे पास अगर पी सब शेल में इलेक्ट्रॉन है तो वो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स की
उससे कम शील्डिंग कर पाएगा, उनको कम रिपेल करेगा। इसी तरह मेरे पास डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, वो रिलेटिवली और कम शील्ड करेगा इस वाले इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम द न्यूक्लियर पुल। इसी तरह मेरे पास एफ है, इसकी सबसे वीकेस्ट शील्डिंग होती है। तो शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर आपके पास आता है कि एस सबशेल की शील्डिंग, यानी कि एस सबशेल का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा शील्ड करेगा, उसके बाद पी सबशेल का, फिर डी सबशेल और फिर एफ सबशेल की सबसे कम शील्डिंग होती है। अब एफ सबशेल की शील्डिंग क्योंकि सबसे कम होती है तो इसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे, तो ड्यू टू शील्डिंग ऑफ द न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द आउटर मोस्ट शेल डिक्रीजेज एंड एज अ रिजल्ट द नेट न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। राइट, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नहीं इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स यही बोल रहा है यहाँ पे कि जो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है उसमें जो नेट जो हमारे पास न्यूक्लियस का फोर्स है उसमें कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। जो हमारे पास न्यूक्लियर पुल है उसमें जो शील्डिंग है वो सब्ट्रैक्ट करोगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स जो है वो हमारे पास कम आएगा देन द ओरिजिनल फोर्स। इसकी वजह से क्या होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। और एफ सबशेल की स्क्रीनिंग सबसे कम होती है कंपेयर टू अदर सबशेल्स। तो इसकी कॉन्सिक्वेंस ये होती है कि एफ सबशेल की जो पुअर शील्डिंग होती है इसकी कॉन्सिक्वेंस होती है यहाँ पे आपकी क्या, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ यहाँ पे पुअर शील्डिंग क्या हो जाएगी, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन का मतलब ये है जो हमारे पास लेंथेनाइड्स है दैट इज योर लेंथेनाइड जो है आपके या N6 में है। राइट, इसको हम बोलते हैं 5D सीरीज। जो हमारे पास 5D सीरीज यहाँ जो हमारे पास लेंथेनाइड यानी कि जो हमारे पास 6th पीरियड के जो हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स हैं इनमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में फिल होते हैं, इलेक्ट्रॉन जाते हैं लास्ट में एफ सबशेल में। राइट, तो एफ सबशेल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, उसके बाद जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में जाएंगे, हायर शेल्स में जाते हैं। तो जो एफ सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स है इसकी शील्डिंग क्या है, पुअर है, मतलब जो इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है ये इसको वीकली रिपेल कर पा रहा है, या इसको न्यूक्लियस से जो ये प्रोटेक्ट कर रहा है अट्रैक्शन से, तो वो इफेक्ट जिसका क्या है, कम है एज कम्पेयर टू अदर शेल्स। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स था वो क्या होना था, डिक्रीज होना था। बट यहाँ पे शील्डिंग क्या है, इसकी पुअर है, तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स है ये उतना डिक्रीज नहीं हो पाता है, ये उतना डिक्रीज को नहीं कर पाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स को, जिसकी वजह से इसका शील्डिंग या स्क्रीनिंग ऑलमोस्ट क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो हम जनरली ये बोलते हैं कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, जो हमारे पास एटॉमिक साइज है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स। तो अगर मैं बात करूं आपके, ये मेरे पास है n इक्वल टू 4, ये मेरे पास है n इक्वल टू 5, ये है मेरे पास n इक्वल टू 6, यानी कि ये मेरे पास स्कैंडियम टाइटेनियम वाली 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है, ये 5D सीरीज है। राइट, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। तो जनरली होना चाहिए, ये चाहिए था जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होना चाहिए था। तो इस वाली जो हमारे पास डाउन द ग्रुप है वो साइज इंक्रीज होना चाहिए था, तो इसका साइज कम होना चाहिए था, इसका ज़्यादा होना चाहिए था और सबसे ज़्यादा लेंथेनम का होना चाहिए था। इसी तरह यहाँ पे ऐसे होना चाहिए था एटॉमिक साइज का ऑर्डर। राइट, बट यहाँ पे एक्सेप्शनली क्या हो जाता है, इसका साइज जो होता है हमारे पास स्कैंडियम का वो इससे ज़्यादा होता है। बट ये जो हमारे पास 4D 5D है इसमें क्या होता है, इनका साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। होना क्या चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, बट सेम हो जाता है। और सेम क्यों होता है, क्योंकि इसका रीजन है लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। जो यहाँ पे 4f में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, हमारे जो 4f में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स की पोर शील्डिंग कर रहे हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज होना चाहिए था। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स आपका डिक्रीज होना चाहिए था, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीज नहीं हो पा रहा है उतना, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर पुल जो है वो क्या है, ऑलमोस्ट उतना ही है, जिसकी वजह से दोनों का साइज जो हमारे पास 4D और 5D का, यहाँ पे हमारे पास शील्डिंग ऑपरेटिव है, यहाँ पे शील्डिंग नहीं हो रही है, कम या वीक शील्डिंग हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे साइज क्या हो जाता है, 3D 4D और 5D सीरीज का ऑलमोस्ट सेम साइज यहाँ पे हो जाता है। राइट, तो ये इसका यहाँ पे ऑर्डर आ जाता है कि इसका साइज तो इससे बड़ा होता है बट इन दोनों का सेम हो जाता है। राइट, जिंक का सबसे कम होगा, फिर कैडमियम और मर्करी का सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, बट इन दोनों का सेम हो जाता है। रीजन इज लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। राइट, तो होप आपको ये एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड और लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन समझ में आया होगा। इसी तरह हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं इनमें भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। यहाँ पे जो हमारे पास बोरॉन है इसमें डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। राइट, इसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। एल्यूमिनियम में भी हमारे पास जो वेकेंट डी ऑर्बिटल है ये नहीं, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स जो एल्यूमिनियम में हमारे पास होते हैं इसके लिए n की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। इसमें भी वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं।
अब जो मेरे पास ये गैलियम है, गैलियम वाला, इसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है और वेकेंट डी ऑर्बिटल में भी हमारे पास शील्डिंग जो है वो रिलेटिवली कम है। जैसे आप देखो यहाँ पे पहले हमारे पास शील्डिंग होती है एस सबशेल की, फिर पी की, फिर डी की। डी की क्या है, पी और एस से कम है, एफ की तो सबसे कम है, लेकिन डी की भी शील्डिंग कम होती है। इसकी वजह से ये होता है कि डाउन द ग्रुप जब आप जाओगे, जनरली अगर मैं देखूंगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, तो इनमें एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रही हैं। तो लिथियम का सोडियम से कम, सोडियम का पोटेशियम से कम, पोटेशियम का रुबीडियम से कम, रुबीडियम का सीजियम से कम और फ्रेंशियम का सबसे ज़्यादा। ये होना चाहिए, ये ऐसा होता भी है। लेकिन जब हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो 13th ग्रुप है, इसकी जो हम ये देखते हैं एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड डाउन द ग्रुप, तो होता ये है कि बोरॉन है हमारे पास, एल्यूमिनियम है, फिर हमारे पास गैलियम है, फिर हमारे पास इंडियम है, फिर हमारे पास टेल्यूरियम है। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज ऐसे इंक्रीज करना चाहिए था, राइट। बट यहाँ पे एक्सेप्शनली क्या हो जाता है, जो गैलियम होता है और जो एल्यूमिनियम होता है, इसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है, तो यहाँ पे स्क्रीनिंग नहीं होगी। यहाँ पे वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है और वो इलेक्ट्रॉन्स की और उसकी स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, कम होता है। अब वीक स्क्रीनिंग का रिजल्ट आपका होता है कंट्रैक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाता है डी सबशेल की वजह से, डी सबशेल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंट्रैक्शन हो जाती है यहाँ पे, जिसकी वजह से जो मेरे पास यहाँ पे बोरॉन होता है, इसका साइज तो एल्यूमिनियम से छोटा होगा। एल्यूमिनियम जो है इसका साइज गैलियम से हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए था, बड़ा होना चाहिए था, बट यहाँ पे गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से भी छोटा हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस पुअर स्क्रीनिंग ऑफ द डी सबशेल इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद हमारे पास इंडियम जो होगा वो टेल्यूरियम से बड़ा होगा और इंडियम जो है ये गैलियम से बड़ा होगा और इंडियम से बड़ा होगा आपका टेल्यूरियम। तो यहाँ पे एक्सेप्शन कहाँ पे आ जाता है, गैलियम में आ जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने दिखाई है, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन कंट्रैक्शन इसको हम बोलते हैं। अभी आप कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे ट्रांजिशन कंट्रैक्शन का मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन कंट्रैक्शन का मतलब ये हो रहा है हमारे पास डी सबशेल की वजह से, बट हो किन में रहा है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। इसी तरह मेरे पास 14th ग्रुप है, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है और पीबी। कहे सीता जी सुनो प्रभु, वो निमोनिक्स आप याद रखना, मैं इनको ऐसे ही लिखता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन केस आपको लगे कि मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये मुझे वो निमोनिक्स याद है इसलिए मैं ये लिख पाता हूँ। तो डाउन द ग्रुप मेरे पास क्या होता है, आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। तो ट्रेंड क्या आना चाहिए, जनरली यहाँ पे ट्रेंड आना चाहिए कि कार्बन, फिर हमारे पास कार्बन का साइज सबसे छोटा, फिर सिलिकॉन का इससे बड़ा, फिर उससे बड़ा जर्मेनियम, उसके बाद टिन, फिर हमारे पास लेड। बट यहाँ पे अगेन बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिशन कंट्रैक्शन, जो हमारे पास कार्बन है इसका साइज होता है सिलिकॉन से बड़ा, सिलिकॉन का होता है हमारे पास जर्मेनियम से कम, कार्बन का सिलिकॉन से कम, सिलिकॉन का जर्मेनियम से कम, जर्मेनियम के बाद हमारे पास Sn और Pb। तो यहाँ पे हमारे पास लेड जो होता है इसका साइज हो जाता है टिन से छोटा, राइट। जो हमारे पास लेड है यहाँ पे क्या हो जाता है, टिन से छोटा हो जाता है और इसका भी रीजन हमारे पास डी ब्लॉक कंट्रैक्शन आता है। तो ये वाला ऑर्डर यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे ये वाला ऑर्डर हमारे पास आ जाता है। सो दैट इज योर लेंथनाइट कंट्रैक्शन एंड ट्रांजिशन कंट्रैक्शन। अब पहला हमारे पास ट्रेंड हमने कंप्लीट कर लिया, दैट इज योर एटॉमिक रेडियस। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। ये भी आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ी हुई है कि वो एनर्जी होती है जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको किसी इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी जो कि किसी वैलेंस शेल में है, ताकि आप इस वैलेंस शेल से इसको रिमूव करके कम्प्लीटली एटम से एलिमिनेट कर दो, राइट। यानी कि हमारे पास किसी n नंबर ऑफ शेल में है, इसको उठा के आप n इन्फिनिटी में पहुंचाओगे, तो इस एनर्जी डिफरेंस को आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आप आयनाइजेशन एनर्जी। ऑब्वियसली बात इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये हम पॉजिटिव लेके चलते हैं। फॉर्मूला में भी मैंने आपको इसको बताया था, वो कितना होता है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब यहाँ पे n2 स्क्वायर इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी का स्क्वायर हो जाएगा, और 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर 1/इन्फिनिटी होगा, और 1/इन्फिनिटी 0 होता है तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो जो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी है, राइट, ये हमारे पास यहाँ पे माइनस नहीं होता, यहाँ पे कुछ नहीं होता, ये मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी चेंज है, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास यहाँ पे कितनी आएगी, वो आ जाएगी हमारे पास 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर है किस शेल में है। तो ये हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी का क्या आ जाता है, मैग्नीट्यूड आ जाता है। अब
पढ़ो आप यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैशियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी। तो होता ये है जनरली कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट है, राइट, एल्यूमिनियम है आपके पास गैशियस फॉर्म में, आपने इसको आयनाइजेशन एनर्जी दी, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन था हमारे पास 3s2 3p1, लास्ट इलेक्ट्रॉन 3p सबशेल में था, तो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 3s2। अब यहाँ पे बचा हमारे पास 3s2। अब फिर से आयनाइजेशन एनर्जी दोगे, अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा किससे, 3s सबशेल से, और ये फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लगेगी निकालने के लिए क्योंकि एटम ऑलरेडी स्टेबल है। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास 3s1 बचेगा। अब आप इसको निकालने की कोशिश करोगे तो बट यहाँ पे मसला ये है कि 3s इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है, तो इसको आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी रिमूव करने के लिए, क्योंकि न्यूक्लियस को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये ज़्यादा क्लोजर है न्यूक्लियस के। तो हमारे पास फिर आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड, इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। तो आप खुद सोचो कि कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, पहली, दूसरी या तीसरी। ऑब्वियसली बात है, पहले आप निकाल रहे हो 2p से, वो कम होगी, फिर आप निकाल रहे हो 2s से जो कि फुलफिल्ड है, तो ये इससे ज़्यादा होगी, फिर आप निकाल रहे हो 2s1 से जो न्यूक्लियस के और ज़्यादा करीब है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी और ज़्यादा हो जाएगी। तो अब आप आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर यहाँ पे अगर देखोगे तो वो ये आता है हमारे पास, आयनाइजेशन एनर्जी 3 is greater than ionization energy 2 is greater than ionization energy 1। तो ये हमारे पास सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होता है कि जो हमारे पास सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो ज़्यादा पॉजिटिव हमारे पास यहाँ पे होती है। अब इसका ट्रेंड आप देखोगे, मतलब इसकी डिपेंडेंसी आप देखोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है। जितना साइज ऑफ एटम ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स होंगी, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर होगा। अब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा उतना पुल कम होगा, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना इजी होगा, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब दूसरा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास क्या होता है, कितने प्रोटॉन्स है। अब जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, जितना उसको अट्रैक्ट करेगा उतना मुश्किल होगा उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एनर्जी दे के रिमूव कराना। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना ये ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होगा, उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे देनी पड़ेगी। अगर बात करें स्क्रीनिंग की तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को क्या करा देती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स को क्या करा देती है, डिक्रीज। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स हमारे पास डिक्रीज होगा तो उसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इनका इनवर्स रिलेशन यहाँ पे हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अक्रॉस द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब हम जाते हैं और अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होगा, तो टॉप टू बॉटम आप क्या देखते हो, एटॉमिक रेडियस में साइज देखा था, यहाँ पे भी साइज देखना है। तो टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है, टॉप टू बॉटम साइज आपका इंक्रीज होता है। अब साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसकी डिस्टेंस बढ़ेगी, उस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इनका क्या है, इनवर्स रिलेशन यहाँ पे होता है। उसके बाद हमारे पास अब देखो आप आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड। जैसे मेरे पास हाइड्रोजन लिथियम सोडियम फर्स्ट ग्रुप है मेरे पास, इसमें डाउन द ग्रुप क्या होगा, ये मैंने अब ग्रुप को ऐसे अरेंज करा है, ठीक है। पहले हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम, असल में ऐसे है, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम और फ्रेंशियम, राइट। इसको मैं वैसे ही लिख लेता हूँ, आपको ऐसे कन्फ्यूजन हो जाएगा। हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम और सीजियम। यहाँ पे मेरे पास बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम। यहाँ से मेरे पास आएगा फिर हैलोजेंस और नोबल गैस। हैलोजेंस में मेरे पास है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और यहाँ पे हैलोजन फैमिली है हीलियम नियॉन आर्गॉन क्रिप्टॉन जीनॉन और रेडॉन, राइट। तो अब आपको डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज, तो आयनाइजेशन एनर्जी होगी डिक्रीज, जिसकी वजह से हम बोलेंगे सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबीडियम, फिर सीजियम। इसी तरह बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी होगी डिक्रीज। इसी तरह हमारे पास फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती है, राइट। फिर हमारे पास क्लोरीन की होती है, फिर ब्रोमीन की होती है। बात करें हम नोबल गैसेज की तो हीलियम की ज़्यादा होगी, फिर नियॉन की, फिर आर्गॉन की, फिर क्रिप्टॉन की, फिर हमारे पास यहाँ पे जीनॉन और फिर रेडॉन की। तो ये था हमारे पास टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड। अब मैंने आपको बताया था स्क्रीनिंग में लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, तो यहाँ ट्रांजिशन कंट्रैक्शन भी पढ़ाया था। तो वो ट्रांजिशन कंट्रैक्शन यहाँ पे भी काम आता है कि हमारे पास जैसे गैलियम था, इसका साइज क्या था, एल्यूमिनियम से छोटा हो रहा था बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिशन कंट्रैक्शन। यही ट्रांजिशन कंट्रैक्शन की वजह से गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी भी एल्यूमिनियम से क्या हो जाती है, साइज हो जाता है इसका क्या,
छोटा एल्यूमिनियम से। जब साइज छोटा हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी छोटी होगी कि बड़ी, साइज छोटा तो आयनाइजेशन एनर्जी बड़ी। तो साइज इसका छोटा है बट आयनाइजेशन एनर्जी इसकी एल्यूमिनियम से बड़ी है, राइट। दिस इज बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। जो डी सब शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास सक्सेसिव हायर एनर्जी शेल्स है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी पुअर शील्डिंग यहाँ पे कर रहे हैं, राइट। तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन कंट्रैक्शन। और इसी ट्रांजिशन कंट्रैक्शन का हमारे पास यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस होता है कि जो हमारे पास इंडियम और टेल्यूरियम है, इसमें क्या होना चाहिए था, इंडियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी थी वो होनी चाहिए थी टेल्यूरियम से ज़्यादा, बट होता ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो टेल्यूरियम है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इससे ज़्यादा होती है, तो ऑर्डर यहाँ पे रिवर्स हो जाता है। और इसी तरह हमारे पास जो 14th ग्रुप है दैट इज योर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, यहाँ पे हमारे पास होना ये चाहिए था कि आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होनी चाहिए थी इस ऑर्डर में, बट यहाँ पे क्या होता है एक्सेप्शनली जो हमारे पास ये वाला है, ये वाला पार्ट आपका, इसमें हमारे पास जो लेड होती है इसकी एनर्जी जो है वो टिन से ज़्यादा हो जाती है, राइट, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, राइट। तो ये वाली चीज़ आप यहाँ पे देख लो। सो दैट इज योर आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन अक्रॉस द ग्रुप। अब अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज आपका डिक्रीज हो रहा है या आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है बढ़ रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, आपकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। अब देख लो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और साइज दोनों चीज़ें देखते हैं, बट पीरियड में मोस्टली हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखते हैं। तो साइज तो हमारे पास लेफ्ट टू राइट ये डिक्रीज होता है, तो उसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी अक्रॉस द पीरियड। या आप ये भी बोल सकते हो कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी इंक्रीज। सो कॉन्सिक्वेंस ये है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज बढ़ रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। जैसे मेरे पास सेकंड पीरियड है या मेरे पास फर्स्ट पीरियड है, ये मेरे पास हाइड्रोजन है, ये लिथियम है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होगा, डिक्रीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। तो लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। इसी तरह अगर मैं बोलूँ सेकेंड पीरियड में, ये हमारे पास फर्स्ट पीरियड है, ये मेरे पास सेकेंड पीरियड है, राइट, N2 है, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हमारे पास बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी फ्लोरीन की, क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे बड़ा है, फॉलोड बाय ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर बोरॉन, राइट। तो ये हमारे पास चीज़ एक आप याद रखोगे। अब एक चीज़ है हाइड्रोजन के बाद, ये N इक्वल टू हाइड्रोजन, लिथियम, या हाइड्रोजन और हीलियम यहाँ पे लिखना था मुझे, हाइड्रोजन और हीलियम। अब मेरे पास जो N3 है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, लिथियम से स्टार्ट होता है। लिथियम के बाद आता क्या है, बेरिलियम और बोरॉन, फिर कार्बन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है। तो टेक्निकली अगर हम देखें, मेरे पास लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन, तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर यहाँ पे ये आना चाहिए था। बट यहाँ पे बोरॉन और बेरिलियम में एक चीज़ होती है, दैट इज योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या आप बोल लो पेनिट्रेशन, ठीक है। तो जो बेरिलियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 है, बोरॉन का 2p1 है, दो इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा आपको 2p1 से। इसमें यहाँ पे रिमूव करने का आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है 2s सबशेल से, और वो भी फुल फिल्ड सबशेल है। एक तो पेनिट्रेशन इसका ज़्यादा है, मतलब ये न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है कंपेयर टू 2p, दूसरा इसमें फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ज़्यादा मुश्किल है बोरॉन के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, बेरिलियम का बोरॉन से ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी। तो अब अगर मैं आपको डायरेक्टली इसका पूरा ऑर्डर दिखाऊँ, जो हमारे पास सेकेंड पीरियड है, तो ऑर्डर आपका आ जाएगा, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, इसके आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। तो फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी, फिर ऑक्सीजन की होगी, फिर नाइट्रोजन की होगी, फिर कार्बन की होगी, फिर आपकी यहाँ पे बेरिलियम और बोरॉन में जब देखते हैं तो बोरॉन की क्या हो जाती है और बेरिलियम की क्या हो जाती है, बेरिलियम की बोरॉन से ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे बेरिलियम है इसकी क्या है, बोरॉन से ज़्यादा है, फिर यहाँ पे हमारे पास लिथियम की आ जाती है, तो इसका हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर जो है वो ये आ जाता है, राइट। इसी तरह हमारे पास फिर यहाँ पे क्या होता है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम होता है। अब मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में
सेम चीज़ होती है। जो पेनिट्रेशन पावर होता है वो देखते हैं, यहाँ फिर हम यहाँ पे ये देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की बात करें तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो एल्यूमिनियम का साइज छोटा है, चार्ज ज़्यादा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट बिकॉज ऑफ पेनिट्रेशन पावर ऑफ 3s सबशेल इज मोर देन 3p, और दूसरा इसमें फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल है, तो मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से ज़्यादा यहाँ पे हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी हो जाती है, राइट। तो ये हमारे पास, मैं अगर दूसरा जो आपका पीरियड है उसका लिखूं ऑर्डर, तीसरा पीरियड सॉरी, तो आपका हो जाएगा क्या, इसमें आपका पहला एलिमेंट होता है सोडियम, फिर आपका होता है सोडियम, सोडियम के बाद आपका होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, यहाँ पे फिर आपका हो जाता है लास्ट में आर्गन, राइट। तो होगा क्या, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो अलॉन्ग द पीरियड, तो यहाँ से यहाँ जा रहे हो आप, तो टेक्निकली जो आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी, आयनाइजेशन एनर्जी आपकी होनी चाहिए थी डिक्रीज। तो ऑर्डर आपका यहाँ पे क्या आ जाता है उस हिसाब से, आयनाइजेशन एनर्जी का वो आ जाता आपका आर्गन की सबसे ज़्यादा, राइट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाती, क्लोरीन की आती, फिर सल्फर, फिर फॉस्फोरस, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीशियम, ये आ जाती, राइट। बट यहाँ पे एक्सेप्शनली अगेन मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 3s2, यहाँ पे 3s2 3p1 हो जाता है। तो यहाँ पे एक तो इसका क्या है, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इसका यहाँ पे पार्शली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। दूसरी जो 3s की पेनिट्रेशन पावर है वो 3p से ज़्यादा है, मतलब न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज है, तो ज़्यादा पुल लगेगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, इन दो फैक्टर्स की वजह से मैग्नीशियम में ज़्यादा हो जाएगा, राइट। जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम जो है वो क्या हो जाएगी, एल्यूमिनियम से यहाँ पे हम बोलते हैं कि ज़्यादा हो जाएगी, और इसका ऑर्डर जो हमारे पास निकल के आ जाएगा दैट विल बी लाइक दिस, कि सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम की जगह मैग्नीशियम आएगा, और मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज़्यादा हो जाएगी, फिर यहाँ पे आपका क्या आएगा, फिर यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम आ जाएगा। तो ये इनकी आयनाइजेशन एनर्जी का यहाँ पे ऑर्डर आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो ये था आपका आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड जब आप जाते हो अक्रॉस द ग्रुप एंड अक्रॉस अ पीरियड, राइट। सो होप आपको ये समझ में यहाँ पे आया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड ट्रेंड, दैट इज़ योर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका वेरिएशन पीरियड और इसके अक्रॉस क्या होगा। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज जस्ट रिवर्स ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि आपको एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उसमें आपको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। अब इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो आपको एनर्जी चाहिए, रिमूव करनी है तो आपको एनर्जी लगेगी। अब यहाँ पे एनर्जी आप एक्सटर्नली दोगे, आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। जब इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे रिमूव करना होता था तो एनर्जी देनी पड़ती थी, क्योंकि वो किसी शेल में था, उसके पास कुछ एनर्जी थी, उसको हायर शेल में यानी कि इन्फिनिटी में पहुंचाना, तो एनर्जी देनी पड़ी। अब यहाँ पे इन्फिनिटी से एक इलेक्ट्रॉन ला के आप शेल में डाल रहे हो तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। तो इस जो एनर्जी जो यहाँ पे हमारे पास रिलीज होती है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो जैसे मेरे पास ऑक्सीजन है, मैंने इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इस पर -1 का चार्ज आया, इसको बोलूँगा मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट। फिर मैं एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करूँ तो वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड हो जाएगी, इस पर -2 चार्ज आएगा। फिर इसी में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूँ तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड हो जाएगी, इस पर चार्ज -3 का आएगा। अब पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती है, उसके बाद अगर आप फिर इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो आपको एनर्जी रिलीज नहीं होगी, यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिया, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन लाओगे तो यहाँ पे रिपल्शन होगा। अब रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए आपको एनर्जी यहाँ पे लगेगी, ना कि यहाँ पे रिलीज होगी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होगा, यहाँ पे आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, ये हमारे पास एक्सोथर्मिक क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है एक टाइप से। तो इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, राइट। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, एक्सोथर्मिक है, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। बट सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज क्या है आपकी एंडोथर्मिक हो जाती हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 3 जो है ये हमारे पास एक्सोथर्मिक है, राइट। तो जब आप अक्रॉस ग्रुप जाते हो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वेरिएशन क्या आएगा और अक्रॉस पीरियड क्या आएगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगेन आप देखते हो, जब आप ग्रुप में मूव करोगे तो आप साइज वाला फैक्टर देखते हो, तो साइज इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना आपको डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगी, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो जिस शेल में ऐड होगा, इस शेल पे न्यूक्लियस का पुल क्या होगा,
कम होगा क्योंकि शेल्स आपकी बढ़ रही है। तो पहली वाली जो मेरे पास एक ग्रुप है उसका जो पहला एलिमेंट होगा उसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है तो N1 है, N1 शेल में आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो और N1 शेल न्यूक्लियस के क्लोज है तो उसको न्यूक्लियस का अच्छा पुल मिलेगा तो इजीली ऐड हो जाएगा। N2 में वहीं पे 2 शेल्स है तो ये शेल में हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन ऐड होगा और ये शेल न्यूक्लियस से दूर है, इसमें रिलेटिवली इससे क्या होगा, कम न्यूक्लियर पुल लगेगा तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने में आपको क्या होगी यहाँ पे, और यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, और यहाँ पे आपको जब आप इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे डिफिकल्टी आएगी जिसकी वजह से जो एनर्जी आप यहाँ पे रिलीज होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी जो रिलीज होगी ऊपर वाले एलिमेंट में एक ग्रुप में वो ज़्यादा होगी, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज होगी, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, तो पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा। उसके बाद जो सेकंड इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास दूसरा नीचे वाला एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मैग्नीट्यूड, राइट, मैग्नीट्यूड जो होगा वो कम होगा और फिर ये डिक्रीज होता जाएगा, राइट। सो दिस इज योर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर। और ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि रिलीज होती है और नेगेटिव एनर्जी होती है तो इसका हम मैग्नीट्यूड देखते हैं। तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा, राइट, साइज आपका बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी इस ऑर्डर में। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबीडियम, फिर सीजियम, राइट। इसी तरह अगर आप हैलोजन फैमिली में देखोगे क्लोरीन है, हमारे पास फ्लोरीन है, हमारे पास क्लोरीन है, हमारे पास ब्रोमीन है, हमारे पास आयोडीन है। तो डाउन द ग्रुप शेल्स बढ़ रही हैं तो कम एनर्जी रिलीज होगी, राइट, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जिस शेल में ऐड हो रहा है उसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स उस शेल पे कम है। तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए थी डिक्रीज, बट यहाँ पे एक्सेप्शनली क्या हो जाता है, जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। वो ये होता है कि फ्लोरीन जो है इसमें जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो यहाँ पे हमारे पास इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाता है, क्योंकि हमारे पास इसमें फ्लोरीन में शेल्स का नंबर कम है। तो जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो जो हमारे पास अंदर वाली शेल्स है वो आउटर मोस्ट शेल के क्लोज है तो यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाता है। तो फ्लोरीन की एक्सेप्शनली आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से कम होती है, ये भी आपको यहाँ पे एक्सेप्शन एक याद रखना है। फिर अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर पुल बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा। जब वो बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली शेल में ऐड हो जाएगा, तो उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो साइज यहाँ पे हो रहा है डिक्रीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो रहा है इंक्रीज, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा इंक्रीज अक्रॉस अ पीरियड। तो डाउन द ग्रुप हो रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज, अक्रॉस अ पीरियड हो रही है इंक्रीज। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स। अब हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन ऐड इजीली होगा नहीं होगा, आप खुद बताओ, वो ऑलरेडी स्टेबल है, उसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करोगे वो इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं होगा। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन डालने जाओगे तो वहाँ पे आपको एनर्जी रिलीज नहीं होगी, आपको उल्टा एनर्जी देनी पड़ेगी वो इलेक्ट्रॉन अंदर घुसाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वो जो हमारे पास शेल है वो स्टेबल, वो एटम जो है वो स्टेबल है, क्योंकि इसकी शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो फुलफिल्ड है, ये और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनकी डिक्रीज, हम बोल सकते हैं कि इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, जिनकी क्या होगी, फुलफिल्ड या हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी। जैसे नियॉन है, बेरिलियम है और नाइट्रोजन है। नियॉन में हमारे पास ये नोबल गैस है, 2s2 फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टेक्निकली जब लेफ्ट टू राइट आप जाते, जैसे मेरे पास था हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, मेरे पास था लिथियम, सोडियम, लिथियम था मेरे पास, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो इसका साइज सबसे छोटा है, लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता है, तो नियॉन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट नियॉन की यहाँ पे सबसे ज़्यादा नहीं होती। क्यों? इसकी जो हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन है वो फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे बेरिलियम और नाइट्रोजन के साथ ऐसा ही आपको बिहेवियर देखने को मिलता है, राइट। तो ये थी हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड। आप एक और चीज़ याद रखोगी, जो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, या हम बोल सकते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कई बार कुछ ऐसे भी होते हैं हमारे पास केसेस जिनमें पॉजिटिव आ जाती है फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस में। नाउ हमें एक क्वेश्चन यहाँ पे है, दैट इज योर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर, फ्लोरीन, क्लोरीन, फॉस्फोरस और सल्फर। तो सबसे पहले आप इनको ऑर्डर में रख लो। पहले आपका यहाँ पे क्या आता है, फ्लोरीन और क्लोरीन ऐसे आते हैं, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास फॉस्फोरस और सल्फर भी है, राइट। तो फ्लोरीन, क्लोरीन और फॉस्फोरस, सल्फर। यहाँ पे मेरे पास फ्लोरीन के बाद क्या आता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
फ्लोरीन, तो यहाँ पे हमारे पास सल्फर आएगा, और यहाँ पे मेरे पास नाइट्रोजन, उसके नीचे क्या आता है, फॉस्फोरस आता है। तो यहाँ पे मुझे कौन कौन से एलिमेंट चाहिए, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनको मैं हटा देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखनी है। तो पहले हम देखेंगे अलॉन्ग अ ग्रुप और अलॉन्ग अ पीरियड। तो पहले आप पीरियड की देखोगे, राइट। तो ये वाला पीरियड और ये वाला पीरियड, राइट, इसमें हमारे पास टेक्निकली किसकी होनी चाहिए थी, ये हमारे पास n की वैल्यू 2 है, ये n की वैल्यू 3 है, राइट। इसकी ज़्यादा होनी चाहिए थी इससे, ठीक है, तो वो होती है इसकी। बट यहाँ पे हम बोलेंगे कि फ्लोरीन की ज़्यादा होगी, बट आपने अभी पढ़ा यहाँ पे एक्सेप्शनली क्लोरीन की फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज़्यादा होगी फ्लोरीन की, बट फ्लोरीन से भी ज़्यादा क्लोरीन की है, क्योंकि क्लोरीन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होते हैं। तो क्लोरीन के बाद हमारे पास क्या हो जाएगी, फ्लोरीन की। अब बचे हमारे पास ये दो, राइट, ये हमारे पास N2 है, ये N3 है। तो ऑब्वियस सी बात है इनकी इससे ज़्यादा होगी, तो इससे कम होगी, तो फॉस्फोरस और सल्फर जो है इनकी क्या होगी, इससे कम होगी। तो ये यहाँ कहीं पे आएंगे ऑर्डर में। अब इन दोनों में भी किसकी ज़्यादा होगी, अब फॉस्फोरस और सल्फर में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, तो सल्फर की ज़्यादा होगी, फिर हमारे पास फॉस्फोरस की होगी। ये इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यहाँ पे ऑर्डर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास दूसरा ट्रेंड, दैट इज योर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब हमारे पास नेक्स्ट ट्रेंड आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, पहली बात ये हमारे पास एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, राइट, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ये हमारे पास मेरे पास मॉलिक्यूल है, राइट, उस मॉलिक्यूल में दो एटम्स हैं जो क्या कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, जैसे कि HF है, राइट, इसमें हाइड्रोजन और फ्लोरीन है। तो इसमें हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग से, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसको बोलते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। इस कोवेलेंट बॉन्ड में जो हमारे पास ये एटम्स हैं, इनकी टेंडेंसी होती है, ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, हाइड्रोजन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। अब बेस्ड ऑन कि कौन सा एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करके रखेगा, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करके रखेगा, अपनी तरफ खींच के रखेगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और जो नहीं करेगा वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। और हाइड्रोजन जो है मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसकी जो हमारे पास टेंडेंसी होती है वो ये होती है कि हाइड्रोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को उतना नहीं खींच पाता। और फ्लोरीन जो है ये हमारे पास p ब्लॉक एलिमेंट है, नॉन मेटल है, इसकी टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करके रखता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन पार्शली इधर की तरफ डिस्प्लेस्ड होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ डिस्प्लेस होता है। तो इस पर हम बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, ना कि नेगेटिव चार्ज। अगर कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन इधर जाता तो इसको हम बोल देते हैं आयनिक बॉन्ड बन गया। फ्लोरीन पे हम -1 देते, हाइड्रोजन पे +1 देते, बट यहाँ पे पार्शली क्या है, फ्लोरीन उसको कोवेलेंट बॉन्ड में पुल कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पे हम दिखाते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो इट इज द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, राइट, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस आर नॉट कंसिडर्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हमने यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से बोला कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से ज़्यादा है, यहाँ पे हम जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस है उनको कंसिडर नहीं करते हैं। अब यही हमारे पास पॉलिंग नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने हमें एक स्केल दी थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, जो हमारे पास सेकेंड पीरियड है उसके एलिमेंट्स की। उसने बोला कि लेफ्ट टू राइट जब आप जाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज। जैसे कि मेरे पास ये है, ये S ब्लॉक एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी नहीं होगी, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स है। फिर आएंगे मेरे पास बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये P ब्लॉक एलिमेंट्स है। इनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जो है वो क्या है, ज्यादा है, क्योंकि ये नॉन मेटल्स है। तो इनमें हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा होगी। तो लेफ्ट और राइट जब पीरियड में जाओगे आप, तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। ये आप नीचे देखोगे, फिलहाल के लिए आप देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है, इसकी 1.5 है, मतलब इससे ज़्यादा है, इसकी 2 है, मतलब इससे ज़्यादा है, 2.5 इससे ज़्यादा, 3 इससे ज़्यादा, ऑक्सीजन की 3.5 इससे ज़्यादा, उसकी 4, मतलब 0.5 के फैक्टर से इंक्रीज हो रही है जब आप लेफ्ट और राइट पीरियड में जा रहे हो। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जस्ट लाइक योर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड योर आयनाइजेशन एनर्जी, ये भी क्या करती है, साइज और न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करती है। अब साइज का क्या होगा, जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज होगा इंक्रीज। अब साइज इंक्रीज होगा, अगेन जो न्यूक्लियस है और जो शेल्स है उनकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सक्सेसिवली डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी। जब डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो जो हमारे पास ये एटम है, क्या ये इलेक्ट्रॉन को पुल कर पाएगा,
शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो शेल से बहुत दूर है, तो इसकी वजह से डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी डिक्रीज। पीरियड में जाओगे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो प्रोटॉन बढ़ेंगे न्यूक्लियस में, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज एटम में बढ़ा है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को इजीली अपनी तरफ पुल कर सकता है, खींच सकता है। तो हम बोलेंगे पीरियड में जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट है वो इंक्रीज करेगी। यही मैंने यहाँ पे बोला, अक्रॉस द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज हो रहा है हमारा इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी डिक्रीज। और अक्रॉस अ पीरियड जब हम जाएंगे लेफ्ट टू राइट तो हमारा साइज जो होगा वो हो जाएगा डिक्रीज, और जो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हो जाएगी इंक्रीज। यही आपका सेकंड पीरियड है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो ये हमारे पास ऑर्डर आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। फ्लोरीन जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है सेकंड पीरियड में, और ये पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ही हमारे पास एंटायर पीरियोडिक टेबल में। फिर हमारे पास इसी तरह N3 है, इसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है। इसमें हमारे पास लेफ्ट और राइट पीरियड में जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज नहीं होगी सॉरी इंक्रीज होगी। अक्रॉस द पीरियड जब आप लेफ्ट और राइट जाओगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। तो इसका ऑर्डर हमारे पास ये आ जाएगा, राइट। सो दिस इज योर ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी तरह आप अगर डाउन द ग्रुप जाते हैं, यहाँ पे मेरे पास क्या था, लिथियम था, सोडियम था, पोटेशियम था, रुबीडियम था, सीजियम था। यहाँ पे ऑर्डर क्या आता, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो लिथियम की सबसे ज़्यादा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम की, फिर रुबीडियम की और सीजियम की सबसे कम होगी। इस तरह बेरिलियम सेकेंड ग्रुप का भी आप देख सकते हो। तो ये था मेरे पास आपका चौथा ट्रेंड, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ पे मेरे पास एक और चीज़ आती है, इसको बोलते हैं मेटालिक कैरेक्टर एंड रिएक्टिविटी। अब मेटालिक कैरेक्टर मैंने आपको पहले ही बोला, कोई भी चीज़ जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखती है उसको मेटल बोलते हैं। जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, राइट। ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, बट फिर भी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स आपके मेटल्स है, इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी यानी कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स। नॉन मेटल्स यानी कि पी ब्लॉक, जिनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। पी सबशेल इनकम्प्लीट होता है तो इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा उसको फिल करने के लिए। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी, राइट। तो अब अक्रॉस ग्रुप और अक्रॉस अ पीरियड इसकी वेरिएशन कैसे होगी, तो इसको हम देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के थ्रू। तो आप देखो अक्रॉस अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब आप जाते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, साइज से देखते हो तो साइज इंक्रीज होता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, आप दिमाग लगाओ, वो हो जाएगी टॉप टू बॉटम डिक्रीज। जब आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज योर आयनाइजेशन एनर्जी। अब आप क्या कर रहे हो, डाउन द ग्रुप जा रहे हो, आयनाइजेशन एनर्जी हो रही है क्या, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होने का मतलब आपको कम एनर्जी देनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, या ऐसा बोल सकते हैं कि वो जो एटम है वो खुद अपना इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा। जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे कम एनर्जी लगेगी जिससे वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में कम एनर्जी लग रही है तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। इसी को तो मेटालिक कैरेक्टर बोलते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी उतना ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर आपका ज़्यादा होगा। तो डाउन द ग्रुप इनमें आप देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। इसमें सबसे छोटा साइज है, ठीक है, इसको आप साइज से भी देख सकते हो। साइज इसका सबसे छोटा है, शेल सबसे ज़्यादा होगा न्यूक्लियस के करीब, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा क्योंकि वो न्यूक्लियस को पुल कर रहा है। उसके बाद शेल का नंबर बढ़ रहा है, तो शेल की डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट हो पाएगा क्योंकि न्यूक्लियस को पुल नहीं कर रहा है। तो डाउन द ग्रुप आप देखो जो आपका मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज हो रहा है, और अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट वहीं पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप देखोगे अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो पुल होगा वो क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे पुल इंक्रीज हो जाएगा। तो हम ये बोलेंगे कि जो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल है उस पर न्यूक्लियस का पुल ज़्यादा है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर आप दोगे इसको तो इजीली एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि न्यूक्लियस का यहाँ पे पुल अच्छा खासा इस शेल पे लग रहा है। तो हम बोलेंगे लेफ्ट और राइट हमारे पास क्या होगा,
जो हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ेगा। यहाँ बोल दो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी, उसकी वजह से मेटालिक कैरेक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। तो अगर मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो हमारे पास है वो इंक्रीज होगा और मेटालिक कैरेक्टर जो हमारे पास यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर। इसी तरह इसमें लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर यहाँ पे डिक्रीज होगा। और अगर आप इसी का नॉन मेटालिक कैरेक्टर लिखोगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। तो उसका ऑर्डर यहाँ पे ये आ जाएगा। फिर हमारे पास आ जाती है रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी का मतलब होता है, इसको हम एक ग्रुप में डिफाइन करते हैं। ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए हम रिएक्टिविटी डिफाइन करते हैं। तो डिफाइंड इन अ ग्रुप बिकॉज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम। तो टॉप टू बॉटम आप आते हो तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है वो बढ़ जाती है। और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी उसमें बढ़ जाएगी तो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इजीली किसी और के साथ वो रिएक्ट कर जाएगा, तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी। तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो हमारे पास डिक्रीज होती है, तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, तो रिएक्टिविटी भी हमारे पास बढ़ जाएगी। तो अगर मैं रिएक्टिविटी का ऑर्डर डाउन द ग्रुप आपको कंपेयर करने को बोलूँ हेलोजेंस के लिए और मेरे पास जो एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप है उसके लिए, तो आप बोलोगे डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ रही है बिकॉज आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है या फिर साइज बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से रिएक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तो लिथियम की सबसे कम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम की ज़्यादा, फिर रुबिडियम की ज़्यादा, फिर सीजियम की ज़्यादा, फिर फ्रेशियम की। इसी तरह हेलोजेंस में रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगी, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इनमें बढ़ जाएगी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये हमारे पास रिएक्टिविटी का ऑर्डर आता है। तो रिएक्टिविटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपका इंपॉर्टेंट है कि लेफ्ट साइड के जो एलिमेंट्स है वो मेटालिक है, राइट साइड के जो हमारे पास नॉन मेटल्स है, जो हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो नॉन मेटल्स है, बीच के जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो ट्रांजिशन है, मतलब वो ब्रिज का काम करते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में। इनमें मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर दोनों आपके पाए जाते हैं। नाउ हम आते हैं आपके लास्ट आज के टॉपिक के। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा था नाउ जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका लास्ट टॉपिक, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि एटॉमिक रेडियस होता क्या है। अब हम यहाँ पे एटॉमिक रेडियस की हमने वेरिएशन देखी और इसकी डेफिनेशन देखी कि हमारे पास डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल से। लेकिन हमारे पास जो एटम होता है इसकी बाउंड्रीज डिफाइंड नहीं होती है। आउटर मोस्ट शेल वो है, वो वेरी करता है कि इलेक्ट्रॉन, ये हमारा न्यूट्रल एटम है या आयनाइज एटम है, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो शेल जो है वो वेरी करेगा, वो एक कम हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन दे दिया वो हायर शेल में चला गया, तो एटॉमिक रेडियस एटम का हम नहीं दिखा सकते एक्यूरेटली बिकॉज बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड, आउटर मोस्ट शेल इज नॉट डिफाइंड, राइट। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं, तो इसकी बाउंड्री एक तरह से डिफाइंड नहीं होती। हम बोलते हैं कि स्फीयर है बट एटम स्फीयर होता नहीं है, राइट। जो हमारे पास एटम है स्फेरिकल नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास एटॉमिक रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए हमारी आसानी के लिए तीन तरीके होते हैं। या तो हम देखते हैं इसको इन टर्म्स ऑफ कोवेलेंट रेडियस या मेटालिक रेडियस या वंडर वॉल रेडियस। अब कोवेलेंट रेडियस हमारे पास एक कोवेलेंट बॉन्ड में, जब कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस सबसे कम होती है कंपेयर टू दीज थ्री टाइप ऑफ बॉन्ड्स। तो दो एटम्स आपस में ओवरलैप्ड है। इन दो एटम्स के जो हमारे पास सेंटर ऑफ मासेस है, यहाँ हमारे पास इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस है इन दोनों की, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं, जो हमारे पास इनके सेंटर्स, न्यूक्लियर सेंटर के बीच की डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं डी, और इसी डिस्टेंस के हाफ को हम बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। इसी तरह मेरे पास मेटालिक रेडियस है, जब दो मेटल्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं। और मेटालिक रेडियस आपका जो है ये कैसे बनता है, ये मेरे पास एक मेटल है, राइट, ये मेरे पास दूसरा मेटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस इसको पुल करेगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, होगा ये कि कुछ टाइम बाद ये यहाँ पे आ जाएंगे, राइट। तो ये दो एटम जो है ये आपस में ऑलमोस्ट टच कर रहे हैं। इनके बीच के जो इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस है दैट इज योर डी, इसका हाफ लोगे तो उसको बोलेंगे हम मेटालिक रेडियस। अब ऑब्वियस सी बात है कि कोवेलेंट और मेटालिक रेडियस में मेटालिक रेडियस ज्यादा होगा क्योंकि एटम्स ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। फिर आता है वंडर वॉल रेडियस, ये गैसेस के लिए डिफाइंड है। जैसे हाइड्रोजन गैस है, दो हाइड्रोजन गैस के एटम्स है जो कोवेलेंटली बॉन्डेड है, राइट। मेरे पास यहाँ कोई ऐसे मेटल्स है जो जिनमें मेटालिक बॉन्ड है, राइट। तो दो एटम्स है मेरे पास एक मॉलिक्यूल के, इनके दो मॉलिक्यूल्स के दो एटम्स मैंने लिए, दो सेपरेट मॉलिक्यूल्स के, इनके बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डी का हाफ जो है इसको बोलते हैं हम वंडर वॉल्स। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहेंगे, इसको, ये हमारे पास वीकेस्ट फोर्स होता है, राइट। वंडर वॉल फोर्स जो है हमारे पास जितने भी फोर्सेस हैं
हमारे पास एटॉमिक लेवल पे न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, उनमें से सबसे वीकेस्ट फोर्स है हमारा वंडरवॉल्स फोर्स। अब ये वंडरवॉल फोर्स वीकेस्ट फोर्स है, तो हमारे पास आप देख लो कि एटम्स मैंने दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स के लिए उनके बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ली। अब ये डी आ रही है, इसका हाफ करोगे तो हमारे पास वंडरवॉल रेडियस आएगा। तो यहाँ से आपने देखा कि वंडरवॉल रेडियस सबसे ज़्यादा होता है, फिर मेटालिक रेडियस उससे कम छोटा होता है, और सबसे छोटा आपका यहाँ पे वंडरवॉल रेडियस आपका सबसे बड़ा होता है, फिर मेटालिक रेडियस उससे छोटा होता है, और कोवेलेंट रेडियस उससे भी छोटा होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, राइट। सो कोवेलेंट रेडियस इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट जॉइंड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। और मेटालिक रेडियस क्या है? हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ बिटवीन टू मेटल एटम्स, मेटल आइंस इन ए क्रिस्टल लैटिस। एक क्रिस्टल लैटिस, उसमें दो मेटल एटम्स हैं या फिर मेटल आइंस हैं, उनके बीच के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ। इसी तरह वंडरवॉल रेडियस क्या है मेरे पास? हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियर ऑफ टू एडजेसेंट एटम्स ऑफ टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। तो दो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स है मेरे पास, उनके दो एडजेसेंट एटम्स मैंने लिए, उनके बीच के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ आपका है वंडरवॉल रेडियस। और ऑर्डर आपका यह आता है कि वंडरवॉल रेडियस सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, फिर हमारे पास मेटालिक और फिर कोवेलेंट रेडियस, राइट। फिर हमारे पास आयनिक रेडियस होता है, जैसे हमारे पास एटॉमिक रेडियस था, इस तरह आयनिक रेडियस होगा, ये हमारे पास आयंस के लिए डिफाइंड होगा। सोडियम में आपने आयनाइजेशन एनर्जी दी, ये आयन बन गया, अब सोडियम आयन का रेडियस आप देख लो, वो इसका रेडियस हो जाएगा। इस तरह एनाइन का रेडियस, एक चीज़ आप याद रखोगे, कैटाइन का रेडियस हमेशा एनाइन के रेडियस से छोटा होता है। जैसे मेरे पास सोडियम है, सोडियम मेटल है, इसका मैंने कैटाइन बनाया, इसी तरह मेरे पास क्लोरीन है, क्लोरीन का एनाइन बनाया। तो अगर आप किसी एटम के लिए एक कैटाइन बनाओगे, एक एनाइन बनाओगे, जैसे मेरे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मैंने इलेक्ट्रॉन एक ऐड किया इसमें, राइट, तो यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस बन गया, राइट। यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो ऑक्सीजन पे +1 चार्ज आ गया और इलेक्ट्रॉन एक रिमूव हो गया। अब मैं साइज कंपेयर करूंगा इनका, तो एनाइन का साइज सबसे ज़्यादा होगा, फिर हमारे पास न्यूट्रल एटम का, फिर कैटाइन का। तो ये मेरे पास क्या होता है, एनाइन का साइज कैटाइन से हमेशा ज़्यादा होता है। तो ये था आपका चैप्टर, दैट इज़ योर पीरियोडिक टेबल। आपका बेसिक चैप्टर है ये। अगर आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से आता है तो पूरी केमिस्ट्री जो आपकी है 11 से लेकर 12 तक, ये आपकी बहुत आसान हो जाती है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। जहाँ जहाँ आपको समझ में नहीं आया वहाँ पे आप एक बार फिर से वीडियो को स्पीड कम करके या एक बार फिर से आप उसके गो थ्रू करेंगे। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, आपके सारे बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हुए होंगे, राइट। तो अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा इसके बाद, दैट विल बी केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर।